हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। आज के हमारी जो मेडिको नर्सिंग क्लासेस पे आज की हमारी जो क्लास है वो क्रेश कोर्स से रिलेटेड है। और इस क्रेश कोर्स के क्लास में हम आज से मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जो कि हमारा सेकंड सब्जेक्ट है। फर्स्ट सब्जेक्ट हमने क्रेश कोर्स के रूप में हमने लिया था, वो था हमारा फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के ऊपर। जो भी हमारे क्रेश कोर्स है, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स है, वो सारे हम आज से मेडिकल सर्जिकल से रिलेटेड क्लास है उनके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए अब अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है इस क्लास के अंदर, सबसे पहला हमारा पॉइंट है वो है नर्सिंग इम्प्लीकेशन, कि नर्सिंग का इम्प्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होना है, कैसे यूज होना है। ठीक है, तो फर्स्ट वन जो पॉइंट आया हमारे सामने वो ये पॉइंट है कि सपोर्ट द पेशेंट एक्सपीरियंस विथ हार्ड फीलिंग। सपोर्ट द पेशेंट एक्सपीरियंसिंग हार्ड फीलिंग। जब भी कोई पेशेंट इंडिविजुअल, कोई पेशेंट आपके सामने है, आपका कोई क्लाइंट आपके सामने है, और वो क्लाइंट अगर कोई भी हार्ड फीलिंग्स है, जो भी, चाहे उसकी डिजीज कंडीशन से हो सकती है। हार्ड फीलिंग का मतलब है कि वो बहुत ही दुख में है, चाहे वो डिजीज कंडीशन हो सकती है, चाहे उसकी फैमिली कंडीशन हो सकती है। फैमिली कंडीशन का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वीक है और हॉस्पिटल में उसको आना पड़ रहा है बार बार, उसके घर में कोई बहुत ही क्रिटिकली इल है। ठीक है, फैमिली ऑफ क्रिटिकली इल पेशेंट, इनकी क्या फीलिंग्स है, वो काफ़ी हार्ड फीलिंग्स होती है। हार्ड फीलिंग का मतलब इनको ये काफ़ी दुख के अंदर रहते हैं, तो इनको हमें क्या करना है, सपोर्ट करना है, हमें इमोशनल सपोर्ट देना है इन लोगों को। सेकंड वन है प्रोवाइड द स्पिरिचुअल सपोर्ट। स्पिरिचुअल सपोर्ट का मतलब है, आप एक केयर पढ़ोगे, हॉस्पिस केयर। हॉस्पिस केयर, इस हॉस्पिस केयर के अंदर क्या होता है, ये टर्मिनली इल पेशेंट को दी जाती है हॉस्पिस केयर। हॉस्पिस केयर, हमारी जो हॉस्पिस केयर है वो किसको दी जाती है, टर्मिनली इल पेशेंट को। किसको दी जाएगी, टर्मिनली इल पेशेंट को। टर्मिनली इल पेशेंट का मतलब है कि जो अभी वो एक ऐसी डिजीज कंडीशन या ऐसी कंडीशन में है जिसको ठीक होना, जिसको सुधार होना इम्पॉसिबल है और उसकी अभी डेथ होने वाली है। ठीक है, तो उस कंडीशन को उसको हम बोलते हैं बहुत ही टर्मिनली इल पेशेंट। और टर्मिनली इल पेशेंट के अंदर हमें केयर देते हैं हम स्पिरिचुअल सपोर्ट या स्पिरिचुअल केयर। स्पिरिचुअल केयर का मतलब है कि अगर आपका पेशेंट है जिस भी रिलीजन से बिलोंग करता है, चाहे वो आपका पेशेंट किसी भी रिलीजन से बिलोंग कर रहा होगा, उस समय उसको आपको क्या करना होगा, उसी रिलीजन से जो भी उसके स्पिरिचुअल बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको सपोर्ट करना है, उनका हमें रेस्पेक्ट करना है, साथ के साथ उसे अलाउ करना है कि वो अपनी जो भी पूजा है, पूजा करना है, उसको पूजा पाठ करनी है, जो कुछ भी उसको करने हैं वो कर सके। क्योंकि वो क्या है, एक टर्मिनली इल पेशेंट है, वो अपने एंडिंग समय के अंदर है, तो हमें उसको क्या करना है, सपोर्ट करना है। नेक्स्ट वन है हमारा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्सेप्ट द पेशेंट इफ एक्सेप्टेबल टू पेशेंट, यूज टच एज ए कम्युनिकेशन। टच एज ए कम्युनिकेशन, कई बार क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स हैं जिनको टच करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर पेशेंट के लिए एक्सेप्टेबल है, पेशेंट के लिए एक्सेप्टेबल का मतलब है यहाँ पर हमें लॉज भी फॉलो करने। लॉज को मतलब है कि मान लीजिए कोई फीमेल पेशेंट है और उसको आप टच कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन हो सकता है। अगर एक्सेप्टेबल है तभी जाकर के आप पेशेंट को क्या कर सको, टच। टच कब करना है, जब पेशेंट को एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, तभी आपको क्या करना है, उसको टच करना है। और जब टच एक्सेप्टेबल है तो आपको एक टच का यूज करना है कम्युनिकेशन के जरिए। कम्युनिकेशन, यूज एज ए कम्युनिकेशन। यूज एज ए कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पर है, मान लीजिए आप दुख में बैठे हो, ठीक है, आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, आप किसी चीज़ के दुख में हो, और आपका फ्रेंड आकर के आपके कंधे पे हाथ रखता है, तो क्या लगता है, एक अच्छा सपोर्ट मिलता है कि हाँ मेरे साथ इस दुख की घड़ी में कोई तो है। तो वैसे ही है कि ये टच है वो एक कम्युनिकेशन का काम करेगा, साथ के साथ ये टच क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। और एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा कि जब आप टच को एज ए कम्युनिकेशन यूज कर रहे हो, जब आप टच को एज ए कम्युनिकेशन यूज कर रहे हो, तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा हेप्टा कम्युनिकेशन। हेप्टा कम्युनिकेशन उसे बोला जाता है हेप्टा कम्युनिकेशन। उसे क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, हेप्टा कम्युनिकेशन। हेप्टा कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप पेशेंट को टच करके क्या कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो। कम्युनिकेशन का मतलब इंफॉर्मेशन, बिलीव्स, ठीक है, उनको एक्सचेंज करना वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो ये तो था हमारा नर्सिंग इम्प्लीकेशन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन
किया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली उन डाउट्स को क्या करूँगा, क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंटरेक्शन स्टाइल इन थेरापेटिक कम्युनिकेशन। इंटरेक्शन स्टाइल इन थेरापेटिक कम्युनिकेशन का मतलब है कि किस तरीके से हमें पेशेंट के साथ डील करना है, हाउ टू डील विथ पेशेंट, हाउ टू डील विथ पेशेंट। पेशेंट के साथ हमें किस प्रकार से डील करना है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है आपकी, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब है कि आप पेशेंट से बात किस तरीके से करोगे, किस प्रकार से, अगर आपसे पेशेंट कोई सवाल पूछ रहा है, ठीक है, तो उसका हमें किस प्रकार से आंसर देना है, तो वो क्या है, एक हमारी इंटरेक्शन स्टाइल्स होंगी। तो इंटरेक्शन स्टाइल में सबसे पहली जो स्टाइल है वो क्या है, डिफेंसिव स्टाइल। सबसे पहली स्टाइल है वो कौन सी है, डिफेंसिव स्टाइल। डिफेंसिव स्टाइल के मतलब, डिफेंसिव स्टाइल का मीनिंग ये है स्टूडेंट्स यहाँ पे, कि जब भी आप पेशेंट से बात कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि पेशेंट के सवालों के जवाब हम पूरी तरीके से ना दे पाए। हमें क्या करना है, हमेशा पेशेंट के सवालों के जवाब देने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। डिफेंसिव स्टाइल के अंदर हम क्या करते हैं, पेशेंट के अंदर, पेशेंट को क्या करते हैं, एक अच्छे से सेटिस्फैक्ट्री आंसर हमें देना होता है। पेशेंट को क्या करना होता है, एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर देना होता है जो भी वो हमें पूछ रहा है। नेक्स्ट है सिंपैथेटिक स्टाइल। सिंपैथेटिक स्टाइल के अंदर है, सिंपैथेटिक स्टाइल का मीनिंग क्या होगा, सिंपैथेटिक स्टाइल का मीनिंग ये होगा कि हमें पेशेंट को, जब भी पेशेंट हमें कोई सवाल पूछता है उस कंडीशन के अंदर, जब भी हम पेशेंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो पेशेंट को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये मेरे दुख को समझ पा रहे हैं, ठीक है। पेशेंट को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये मेरे दुख को, ये जो भी स्टाफ नर्स या जो भी नर्सिंग ऑफिसर है वो मेरे दुख को क्या कर पा रहे, समझ पा रहे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो पेशेंट से बात करते समय बहुत ही रूडली बिहेव करते हैं, तो इस प्रकार का हमें कोई भी बिहेवियर नहीं करना है, क्योंकि वो जो आज उस पेशेंट के साथ हो रहा है वो कल को हमारे साथ भी हो सकता है। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हमें क्या करना है, पेशेंट के साथ बहुत ही अच्छे से सिंपैथेटिक स्टाइल के अंदर बात करना है। नेक्स्ट वन है होलिस्टिक स्टाइल। होलिस्टिक का मतलब क्या होता है, होलिस्टिक का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच का मतलब है आपको पूरी तरीके से, पूरी तरीके से मतलब अपन क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव केयर का मतलब क्या होता है, सारी क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव, ठीक है, रिहेबिलिटेटिव, सारी और प्रमोटिव, सारी केयर को मिला करके जब हम कोई केयर देते हैं उसे हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। तो होलिस्टिक का मतलब भी यही है कि हमें क्या करना है, पूरा अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमें क्या करना है, पेशेंट के सवालों के आंसर देने, कि पेशेंट को प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, सारे जो उससे जो भी हम आंसर कर रहे हैं उस आंसर के अंदर सारी चीज़ें होनी चाहिए, ताकि पेशेंट के जो भी डाउट्स हैं अपने रिलेटेड, साथ ही साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है पेशेंट और हमारे बीच में जो नर्सिंग ऑफिसर, वो इंटरेक्शन है क्या हो सके, बेटर हो सके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, होलिस्टिक स्टाइल यूज करनी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि होलिस्टिक स्टाइल इज द बेस्ट स्टाइल फॉर द इंटरेक्शन विथ पेशेंट या कम्युनिकेशन विथ पेशेंट। तो ये आप लोगों के लिए एक MCQ मिल सकता है कि व्हाट इज द बेस्ट स्टाइल या विच इज द बेस्ट स्टाइल फॉर इंटरेक्शन विथ पेशेंट। तो ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट MCQ है, ध्यान में रखिए। थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते चलिए ताकि आपकी ESI है, आगे जो DGHS है, DSSB की जो तैयारी है वो अच्छे से आपकी होती रहे, ठीक है। आपको कहीं पर भी कोई डाउट आ रहे हैं प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, ताकि मैं उन डाउट्स को आपको क्लियर करूँ और आपकी तैयारी में आपकी हेल्प कर सकूँ। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट में अपना पॉइंट आता है वुंड केयर। वुंड केयर मतलब घाव की केयर, कोई भी घाव हो रखा है उस घाव की केयर करनी है तो उसे हम बोलते हैं वुंड केयर। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी बहुत बार MCQs है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट वन पॉइंट जो कि वुंड केयर के अंदर हमें ध्यान रखना है वो है स्लजिंग, ठीक है। स्लजिंग का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ डेड टिश्यू फ्रॉम लिविंग टिश्यू, ठीक है, रिमूवल ऑफ डेड टिश्यू लिविंग टिश्यू। यहाँ पे डेड की जगह डेड है, डेड टिश्यू फ्रॉम लिविंग टिश्यू। जो भी लिविंग टिश्यू है अगर उसके ऊपर, जैसे मान लीजिए कई बार आप देखते हो गेंग्रीन, आपको एग्जांपल देता हूँ। गेंग्रीन में आप देखोगे इन केस ऑफ डायबिटीज, मान लीजिए किसी पेशेंट का हाथ है, मान लीजिए उस पेशेंट की डायबिटीज़ की कंडीशन की वजह से ये वाली जो फिंगर है वो क्या हो गई, ब्लैक हो चुकी है, ठीक है। तो उसमें क्या होने लग गया, गैंग्रीन। या फिर मान लीजिए आपका कोई पेशेंट है, उसके हाथ पे कोई चोट लग गई, हाथ पे कोई चोट लगी हुई है, इस हाथ पे कोई चोट लगी। अब हाथ पे चोट लगने के बाद क्या हुआ, इस हाथ के ऊपर जो चोट लगी उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ब्लैक 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 कलर की जो स्किन है वो पूरी, जो इसके ऊपर स्किन थी वो पूरी हो चुकी है अब ब्लैक कलर की। जो स्किन ब्लैक कलर की हो चुकी है इसका मतलब है कि वो डेड हो चुका है, वो टिश्यू मर चुका है, उसमें कोई जान नहीं है। अगर उसको आप उसी जगह पे रखते हो तो वो क्या करेगा, आगे चल के आपके लिए एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन सकता है। तो हमें क्या करना है, डेड टिश्यू को हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। डेड टिश्यू को अब जब हम हटाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं,
स्लेजिंग बोला जाता है। स्लेजिंग के अंदर क्या करेंगे, डेड टिश्यू को हम हटाएंगे, डेड टिश्यू को हटाएंगे। डेड टिश्यू को जब हटाया जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्लेजिंग बोला जाता है। ठीक है, डेड टिश्यू को तब तक हटाना है जब तक फ्रेश ब्लीडिंग नहीं आ जाती। ध्यान रखने की बात है, कब तक हटाना है, जब तक फ्रेश ब्लीडिंग नहीं आ जाती। इसका जब तक फ्रेश ब्लीडिंग नहीं आती इसका मतलब है कि वो डेड टिश्यू चल रहा है। ठीक है, और जब फ्रेश ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है इसका मतलब है कि वहाँ पर क्या हो चुका है, अब फ्रेश ब्लीडिंग आ गई, इसका मतलब हेल्थी टिश्यू वहाँ से शुरू हो चुका है। तो हमें हेल्थी टिश्यू तक जाना होता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं स्लेजिंग। स्लेजिंग का एक टाइप होता है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं डिब्राइडमेंट। इसमें भी हम यही करते हैं। ठीक है, जो डेड टिश्यू उसको हटाया जाता है। नेक्स्ट वन इसका जो पॉइंट आ रहा है हमारा वो आ रहा है अक्यूट वुंड। अक्यूट वुंड का मतलब, अक्यूट का मतलब है जो अभी रिसेंटली हुआ है। ठीक है, हाल ही कुछ दिनों के अंदर उसे बोला जाता है अक्यूट वुंड। अक्यूट वुंड के अंदर हम बात कर सकते हैं, पहला एग्जांपल दिया हुआ है सर्जिकल वुंड का। पहला एग्जांपल दिया हुआ है सर्जिकल वुंड। सर्जिकल वुंड भी अक्यूट वुंड होता है क्योंकि सर्जरी के दौरान एक सर्जन है वो इस इंसिजन को, या वो जो इंसिजन लगाते हैं जो उसकी वजह से घाव बनता है सर्जरी की वजह से, वो क्या है, एक अक्यूट वुंड है। ठीक है, वो पहले नहीं था, वो अभी अभी बनाया गया। नेक्स्ट में ट्रॉमा वुंड। ट्रॉमा वुंड का मतलब है आप कहीं मान लीजिए बाइक से गिर गए, ठीक है, कोई चोट लग गई, उसको उस चोट लगने की वजह से जो वुंड बना, जो घाव बना है आपकी हाथ पे, पैर पे, जहाँ पर भी आपको चोट लगी है, वो वुंड क्या बनेगा, अक्यूट वुंड। अक्यूट वुंड का मतलब है जो अभी अभी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है अपना क्रोनिक वुंड। क्रोनिक वुंड एग्जाम्पल जैसे देखोगे तो आप अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे किसके ऊपर, अच्छे से आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाओगे किसमें, अक्यूट वुंड और क्रोनिक वुंड के अंदर। क्रोनिक वुंड के अंदर आप देखोगे एग्जांपल के तौर पे देखो, पहला है डायबिटिक वुंड। डायबिटिक वुंड है वो बहुत ही क्या होता है, क्रोनिक वुंड होता है। क्रोनिक वुंड कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है, डायबिटीज का पेशेंट है। डायबिटीज के पेशेंट के अंदर क्या हुआ, मान लीजिए उसकी ये फिंगर है वो क्या होगी, ब्लैक पड़ना शुरू हो गई, वो काली होना शुरू हो चुकी है। ठीक है, उसकी इस फिंगर के अंदर क्या हो चुका है, ब्लैक हो चुका है, वो ये वाली फिंगर उसकी क्या होगी, ब्लैक। तो ये 1 मिनट के अंदर ब्लैक नहीं होगी। ठीक है, ऊपर देखना सर्जिकल वुंड है, सर्जिकल वुंड के अंदर क्या होगा, डॉक्टर आपको इंसिजन लगाएगा, आपको घाव बन गया, 1 मिनट में बन गया वो, तो मतलब तुरंत बन गया। नेक्स्ट वन है ट्रॉमा वुंड। ट्रॉमा वुंड के अंदर आप अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन आप गिर गए, चोट लग गई आपके सर के अंदर। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपको अक्यूट वुंड, अचानक से आपकी बॉडी पे एक वुंड बन गया। लेकिन जो डायबिटिक वुंड होंगे उनके अंदर वो अचानक से कभी नहीं बनेंगे, वो ग्रेजुअली धीरे 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 वो स्प्रेड होते हैं। ग्रेजुअली वो क्या होते हैं, धीरे धीरे वो स्प्रेड होकर के फिर अब आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये है एक डायबिटिक वुंड। नेक्स्ट वन है प्रेशर अल्सर। नेक्स्ट वन है हमारा प्रेशर अल्सर। तो प्रेशर अल्सर है वो भी आप देखते हो, प्रेशर अल्सर मैंने अभी फंडामेंटल का जो क्रैश कोर्स है उसकी क्लासों के अंदर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्रेशर अल्सर के लिए हम क्या करते हैं, ब्रेडेनिस के लिए यूज़ करते हैं। इसके इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। ठीक है, तो प्रेशर अल्सर जब हो रहा है, तो प्रेशर अल्सर है तो कोई ऐसा तो है नहीं कि 1 मिनट में हो गया। ठीक है, प्रेशर अल्सर कब होगा, जब जब भी हमारा कोई पेशेंट है वो प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक सेम पोजीशन के अंदर रहता है। व्हेन एन पेशेंट मेंटेन same position for prolonged period, for prolonged period तक, जब भी कोई हमारा पेशेंट प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक एक सेम पोजीशन मेंटेन करके रखता है, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या, वहाँ पे क्या होने के चांसेस होते हैं, प्रेशर अल्सर। क्योंकि वो जो डिपेंडेंट एरिया है वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पे प्रेशर लग रहा है। प्रेशर किस चीज़ का, बोनी प्रोमिनेंस का। बोनी प्रोमिनेंस का वहाँ पर क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। और बोनी प्रोमिनेंस का प्रेशर लगने की वजह से वहाँ पर क्या हो रहा है, जो ब्लड सप्लाई है वो इम्पेयर्ड। प्रेशर लगा बोनी प्रोमिनेंस की वजह से, क्या हुआ, प्रेशर लगा। प्रेशर लगने की वजह से क्या हुआ, प्रेशर लगने की वजह से स्टूडेंट्स वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई, इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई है वो इम्पेयर्ड हो गई। अब ब्लड सप्लाई जैसे इम्पेयर्ड हो गई उसके बाद क्या होगा, वहाँ पर इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, और ये जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस है वो वहाँ पर क्या कॉज करती हैं, रेडनेस, नंबनेस। ठीक है, रेडनेस हो जाती है, नंबनेस हो जाती है, इचिंग होती है। उसके बाद वहाँ पर क्या हो जाता है, डैमेज ऑफ स्किन।
डैमेज ऑफ एपिडर्मिस। वहाँ पर क्या हो जाता है, एपिडर्मिस का डैमेज होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो जगह गाँव में कन्वर्ट होने लग जाती है। तो इससे इस जो प्रोसेस हमने ये देखो, ये जो प्रोसेस हमने पढ़ी है, इसमें ऐसा तो नहीं कि एक ही मिनट के अंदर गाँव बन गया। ठीक है, इसको क्रिएट होने में, इस कंडीशन को क्रिएट होने में कितना टाइम लगा होगा? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन लगे होंगे, तब जाकर के प्रेशर वुंड बना। तो ये देख के हम ये कह सकते हैं कि जो डायबिटिक वुंड है और जो प्रेशर वुंड है, जो प्रेशर अल्सर है, वो क्या है? वो क्रॉनिक वुंड है। क्रॉनिक वुंड वो जो जिनको बनने में भी काफी टाइम लगेगा, अब इनको इस घाव को भरने में भी काफी टाइम लगता है। ठीक है, तो ये है हमारे क्रॉनिक वुंड। आई होप आपको ये क्रैश कोर्स की क्लासेस पसंद आ रही होंगी। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। चलते अपनी नेक्स्ट वन अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस आज की क्लास का है वो है हमारा फेजेस ऑफ वुंड हीलिंग। यहाँ से आपको बहुत सारे एमसीक्यू देखने को मिल सकते हैं कि 4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें से वुंड हीलिंग की फेज कौन सी है या कौन सी नहीं है। ठीक है, तो वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। तो फेजेस ऑफ वुंड हीलिंग का मतलब है कि जो घाव होता है, ठीक है, वो किस प्रकार से हील होता है। तो ये फेजेस ऑफ वुंड हीलिंग को हम ये भी बोल सकते हैं स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, ये हमें देखना है। तो फर्स्ट वन जो स्टेज है स्टूडेंट्स देखना, फर्स्ट वन स्टेज है हीमोस्टेसिस। ठीक है, हीमोस्टेसिस फेज, पहली फेज। हीमोस्टेसिस फेज। हीमोस्टेसिस फेज के अंदर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है? हीमोस्टेसिस फेज के अंदर क्या हो रहा है, आपको जैसे नाम से पता चल रहा है, मान लीजिए किसी भी रीजन की वजह से आपको चोट लग गई, ठीक है, इंजरी हुई, कोई भी इंजरी हुई, सबसे पहले ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, ऐसा लिख देता हूं मैं। किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से अपन को क्या हुई? इंजरी हुई, और वो उस इंजरी के होने की वजह से, अब ये जो इंजरी हुई है, इस इंजरी को होने की वजह से क्या हुआ? वहां पे डैमेज ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को क्या हो गया स्टूडेंट्स? डैमेज हो गया। अब ब्लड वेसल्स को डैमेज हो गया, तो डैमेज होने से वहां पे क्या शुरू हो गया? ब्लीडिंग। वहां पर शुरू हो चुकी है ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग का जो प्रॉपर अपना टाइम होता है 5 से 7 मिनट का, ब्लीडिंग का जो प्रॉपर टाइम होता है 5 से 7 मिनट का, वो टाइम तक वो ब्लीडिंग होती रहती है। उसके बाद 7 से 14 मिनट का क्या रहता है वहाँ पे? क्लोटिंग का टाइम। तो जैसे ही ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग वहाँ पे स्टॉप, अब धीरे धीरे से ब्लीडिंग हुई, घाव से ब्लीड हुई, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ? ट्रॉमा होने की वजह से इंजरी हुई। तो उसके बाद ब्लड वेसल्स डैमेज हुई, डैमेज होने के बाद उन ब्लड वेसल्स ने क्या किया? अपना ब्लड, वहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो गया। अब जो घाव के बढ़ने की जो प्रोसेस है वो अब इमीडिएटली वहाँ पे जैसे ही आपको चोट लगी, ब्लड वेसल्स डैमेज हुई, इंजरी होने से ही आपको क्या हो जाएगी? घाव के हील होने की जो कैपेसिटी, जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। अब घाव को हील होने की प्रोसेस है, उसमें सबसे पहले आपका ब्लीडिंग। ठीक है, ब्लीडिंग के अंदर क्या हुआ? टिश्यू डैमेज हुई, टिश्यू डैमेज होने की वजह से वहाँ पे ब्लड वेसल्स है, उनको इंजरी हुई, वो डैमेज हुई, डैमेज होते ही वहाँ से आपको खून निकलना शुरू हो गया। ठीक है, जो 5 से 7 मिनट तक आपको खून निकला, इमीडिएटली बॉडी को पता लगा कि हाँ भाई मेरे को चोट लगी है, मुझे यहाँ पे क्लोटिंग करवानी है, हीलिंग करवानी है। तो बॉडी क्या करेगी? 7 से 14 मिनट के अंदर वहाँ पे हीलिंग करवाने की प्रोसेस या क्लोटिंग की प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। initiation of process of blood clotting। बस जो ब्लड क्लोटिंग की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग की प्रोसेस है, तो यहाँ पे हम पूरा ब्लड क्लोटिंग की प्रोसेस है उसको डिस्कस नहीं करेंगे। नॉर्मली क्या होता है? प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन होता है, प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन होने के बाद जैसे ही जो फिब्रिन होती है वो एयर के कांटेक्ट में आती है, तो वो प्लेटलेट्स के चारों तरफ एक नेटवर्क बना लेती है, और उसकी वजह से एक फ्लैक ऑफ प्लेटलेट बन जाता है, और उसकी वजह से वहाँ पर क्या हो जाता है? ब्लड है वो स्टॉप हो जाता है। तो ये एक क्लोटिंग की प्रोसेस है। ठीक है, और क्लोटिंग की प्रोसेस होते ही वहाँ पे क्या शुरू हो जाएगा? हीमोस्टेसिस। वहाँ पे ब्लीडिंग स्टॉप, क्या होगा? ब्लीडिंग स्टॉप हो गई। ब्लीडिंग स्टॉप हो गई तो इसको बोल सकते हैं हम हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस का हम
देखेंगे अब, ठीक है। अब हीमोस्टेसिस हो गया, उसके बाद इसका समझ गए आप, वुंड हीलिंग की पहली स्टेज हीमोस्टेसिस आपने अचीव कर लिया है। हीमोस्टेसिस आपने क्या कर लिया है यहाँ पे, अचीव कर लिया है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ वुंड हीलिंग। फर्स्ट स्टेज ऑफ वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग की फर्स्ट स्टेज हो गई। दूसरी स्टेज में इन्फ्लामेशन। जैसे ही बॉडी के अंदर कोई चोट लगी है, इंजरी होते ही उस एरिया के अंदर टिश्यू डैमेज हुआ, टिश्यू डैमेज होते बॉडी को पता लगा, बॉडी अपनी इम्यूनिटी को एक्टिवेट करेगी। इम्यूनिटी को एक्टिवेट करते ही बॉडी क्या करेगी, बॉडी ये सोचेगी हो सकता है इस घाव के थ्रू कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी पॉइजन, टॉक्सिन सब वो अंदर आए, तो बॉडी क्या करेगी, वहां पे इन्फ्लामेशन शुरू कर देगी। अब यहाँ से शुरू हो जाता है आपका इन्फ्लामेशन। एरिया स्टार्ट टू इन्फ्लाम, स्टार्ट टू इन्फ्लाम, ठीक है। यहाँ से शुरू किया है मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। फिर दोबारा लिख देता हूँ इसको। इंजर्ड एरिया स्टार्ट टू इन्फ्लाम, इन्फ्लाम होना वो शुरू हो जाता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन होने लग जाते हैं, पेन, रेडनेस, ठीक है, हीट का जनरेशन होता है वहाँ पे, ठीक है, पेन रहता है, मूवमेंट के दौरान पेन रहता है, वो सारे जो इन्फ्लामेशन के साइन एंड सिम्टम्स है, फीवर वगैरह, वो सारे आपको देखने को मिलते हैं। तो ये स्टेज हो गई। नेक्स्ट वन है, जैसे ही इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन के दौरान क्या होता है, WBC उस एरिया के अंदर माइग्रेट करेंगी, वहाँ पर जाके देखती है कि हाँ यहाँ पे कोई टॉक्सिन, पॉइजन तो नहीं है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो जो स्टेज आएगी, ये आ गई इन्फ्लामेशन की। इन्फ्लामेशन के बाद आती है प्रोलिफरेशन। अच्छे से कनेक्ट करके बनाता हूं। सबसे पहले क्या हुआ, हीमोस्टेसिस या ब्लीडिंग। सबसे पहले, इससे पहले भी क्या हुआ, इससे पहले भी हमें क्या हुई, इंजरी हुई। इंजरी हुई जिसकी वजह से क्या बना, वुंड बन गया। वुंड बनने के बाद क्या हुआ, इंजरी से वुंड बना, वुंड बनने के बाद क्या हो रही है, उस वुंड से ब्लीडिंग हो रही थी। तो पहली स्टेज यहाँ पे शुरू हुई। पहला पॉइंट क्या शुरू हुआ, यहाँ पे शुरू हो गया आपका हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस यहाँ पे शुरू हो चुका है। हीमोस्टेसिस शुरू हुआ, हीमोस्टेसिस हुआ, ब्लीडिंग रुकी, टाइम अपने अप्रोप्रिएट टाइम के बाद ब्लीडिंग रुक गई। ब्लीडिंग रुकने के बाद उस एरिया के अंदर इन्फ्लामेशन हुआ, WBC वहाँ पे चली गई। उस एरिया के अंदर क्या शुरू हो चुका था, जो भी बैक्टीरिया, वायरस उस वुंड के थ्रू इंटर करें, उन सबको वहाँ पे डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। तो इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो गया। इन्फ्लामेटरी फेज, इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फ्लामेशन के बाद, अब इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फ्लामेशन रिलीव होते ही नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होती है प्रोलिफरेशन की। प्रोलिफरेशन का मतलब है स्टूडेंट्स की जो घाव के आसपास के जो टिश्यू, जहाँ इंजरी हुई थी, जहाँ से जो घाव है वो बना था, उस घाव के अंदर इन्फ्लामेशन हील होगा। हील होने के साथ ही वहाँ पे क्या शुरू होती है, प्रोलिफरेशन। वहाँ के जो टिश्यू जो होते हैं वो ग्रोथ करना शुरू करते हैं, ताकि इस घाव को वापस से भरा जा सके। प्रोलिफरेशन के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है घाव के भरने के प्रोलिफरेशन में विटामिन सी। ये याद रखना, जब भी किसी इंडिविजुअल को कोई घाव होता है तो उस कंडीशन के अंदर उसको विटामिन सी दिया जाता है, ताकि वहाँ पर क्या हो सके, वहाँ पे आपका प्रोलिफरेशन है। कोलेजन फाइबर्स होते हैं, जो भी एरिया है वुंड के अंदर, जो कोलेजन फाइबर्स हैं उस एरिया के अंदर, स्किन के अंदर, स्किन में, वहाँ से वो कोलेजन फाइबर्स ग्रोथ करते हैं, वो धीरे धीरे उस वुंड को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट वन आता है अपना फोर्थ स्टेज आ जाती है एपिथेलियल क्लोजर। एपिथेलियल क्लोजर की जो फेज आती है स्टूडेंट, एपिथेलियल क्लोजर, एपिथेलियल क्लोजर की जो फेज आती है, एपिथेलियल क्लोजर वाली फेज के अंदर क्या होता है, नॉर्मली जो जो आपका प्रोलिफरेशन जो टिश्यू था, उसका जो प्रोलिफरेट जो टिश्यू हुआ था, उस टिश्यू का क्या होता है, मैच्योरेशन होता है वहाँ। मैच्योरेशन का मतलब वो और भी हार्ड होता जाता है, धीरे धीरे उस घाव के अंदर वो और भी मजबूत होता जाता है, तो उसे बोलते हैं एपिथेलियल क्लोजर। एपिथेलियल क्लोजर के बाद आता है आपका मैच्योरेशन फेज। उसके बाद आती है आपकी मैच्योरेशन फेज, पांचवी फेज।
मेच्योरेशन फेज के अंदर क्या होता है, मेच्योरेशन फेज के अंदर स्टूडेंट जो भी घाव भरा था, जो भी घाव बना था, उस घाव को क्या होता है, जो भी एपिथेलियल जो प्रोलिफरेशन हुआ, प्रोलिफरेशन के बाद क्या हुआ, एपिथेलियल क्लोजर, एपिथेलियल क्लोजर में क्या हुआ, जो प्रोलिफरेट टिश्यू था वो धीरे धीरे मेच्योर होकर के उसने क्या किया, जो वुंड के एज थे वो आपस में सटा गए, ठीक है, वो जुड़ चुके हैं। उसके बाद वहां पर शुरू होती है मेच्योरेशन, वो जो जुड़ा है वुंड बना था वहां पर उस स्किन को क्या था, वापस से मेच्योर होने का टाइम दिया जाता है, तो वो फेज होती है वहां पे मेच्योरेशन की फेज। तो स्टूडेंट ये है हमारी आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फेजेस ऑफ वुंड हीलिंग। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो प्लीज आप इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा। कोई भी डाउट है वुंड फेजेस ऑफ वुंड हीलिंग से तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही क्रैश कोर्स की क्लासें आपके नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रही होंगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।